चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में लेक्चर नंबर 1। अच्छा, इसमें एक सवाल आप लोगों का कल था 2014 या 15 का प्रीवियस लेक्चर में, उसको मैं थोड़ा देख लेते हैं दोबारा से। देखिए, उसमें एक सवाल ये था आपका, मैं इधर बता देता हूँ। उसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। देखिए, क्वेश्चन जो भी था, ईयर तो था नहीं, उसमें ये था ए बॉल ऑफ मास इज 100 ग्राम has the kinetic energy is 20 joule. Find its momentum. ये आपसे पूछा गया था, फाइंड इट्स मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन आपके पास थे उसमें 1/2 kg मीटर पर सेकेंड, बी में था आपके पास 2 kg मीटर पर सेकेंड, सी में था आपके पास 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, और डी में था आपके पास नन ऑफ दिस। ठीक, ये हमारे पास था। अब देखिए, अगर इसमें बहुत सिंपल था, उसमें थोड़ा मैथ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, 1/2 mv²। ठीक है, तो इसको रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, तो मोमेंटम होता है m × v। ये दो तरह का हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब देखिए, इसमें कैसे करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/2 m × v² अपॉन m × m। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ये हो जाएगा p² अपॉन m, क्योंकि m × m हो जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, 2m × काइनेटिक एनर्जी, और इसका क्या ले लेंगे, रूट। बस अब देखिए, इसमें वैल्यू लगाइए तो कितना लिखेंगे, 2 × 100/1000 × 20, उसको क्या कर लेंगे, रूट। बस ये थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ये कितना आ जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो क्या कर देंगे हम इसको, ये। तो दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसा खास नहीं। अब जो हमें अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो है आप लोगों का ग्रेविटेशन। तो चलिए, ग्रेविटेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए इसको रब कर लें आप। चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो सिंपल है, इसको आप देख सकते हैं इजीली। चलिए, देखिए ग्रेविटेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आता ही है, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। ठीक, चलिए, तो ग्रेविटेशन में देखिए, ग्रेविटेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ग्रेविटेशन को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चले कि अगर दो बॉडी, क्योंकि न्यूटन ने ये बोला था, जिस तरह की आप लोग कहानियाँ पढ़ते हैं कि एक एप्पल व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ट्री एंड इट विल हिट द टॉप ऑफ द न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के हेड को उसने हिट किया तो उसने सोचा कि हर चीज़ ज़मीन पर ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में है द फोर्स डेवलप्ड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट दी ऑल द थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। उसी की स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, इसमें क्या होता है, न्यूटन ने ये बोला था कि अगर हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज हैं इस तरह से हैवियर मास की, और एक ये है हमारे पास, तो उसने ये बोला था कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है,
मतलब अगर हम इनके इसके सेंटर को और इसके सेंटर को ऐड कर दें, यानी इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो उसने ये बोला था कि बॉडी बी ए पर फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और क्या करेगा, बी जो है बी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है। अच्छा, फिर उसने ये बोला था अगर इनके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन अगर r है, इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास अगर m2 है, देन हाउ वी कैन फाइंड द फोर्स। तो देखिए उसने एक चीज ऑब्जर्व की, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं FAB और FBA, उसने ये बोला ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूडली क्या होती हैं, बराबर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। हाँ, ये हम प्रॉपर्टी में देखेंगे इसकी, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। अब इसने ये बोला कि ये जो फोर्स लगती है इनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी Fg अगर हम कह लें ग्रेविटेशनल फोर्स, वो प्रोपोर्शनेट होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। दूसरा था कि ये प्रोपोर्शनेट होती है 1/r² के। ये दोनों इसके यूज में थी। तो अब अगर हम इनको कंबाइन करें तो क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। और क्या आएगा, तो और हम लिख सकते हैं कि Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2/r²। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, फॉर्मूला आता है। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, the force experienced between the two heavier masses is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात आप याद रखेंगे, तो ये चीज तो हमारे पास आ गया। अब तुमसे कभी कभी ये पूछेगा G क्या होता है, तो G को याद रखना, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या होता है ये हमारे पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दूसरी चीज अब इसी की डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिट इज, इसकी यूनिट पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या होगा, देखो ये न्यूटन में होगा, ये मीटर स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा। यानी अगर हम इसकी यूनिट पूछते हैं, यूनिट इज, तो जी की अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखो F इंटू r² अपॉन m इंटू m, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो क्या होता है, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दूसरी बात हमें इसकी क्या याद रखनी है, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, या ऐसे लिख लो, इट्स वैल्यू रिमेन सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू remain same, its value remain same everywhere। ठीक है, हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम। नेक्स्ट क्या याद रखना है इसके बारे में, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को याद रखना है इसके बारे में, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखना है, it not depend on shape and size of the body, also on its material। यानी वो किस चीज का बना हुआ है, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है, देखिए और चीजों को समझते हैं। और अगर हम इसकी खास बात देखें तो आपसे ये पूछेगा कि वैल्यू ऑफ जी किसने कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे जो ऑप्शन देते हैं, चलिए इसको क्वेश्चन बनाकर ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहां लिख लेते हैं, ये मिटा दो। ठीक, देखिए यहां पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ताकि वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में तुम्हें याद भी रहेगा। देखिए
क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ जी इज experimentally is calculated by first Newton, B Maxwell, C Henry कैवेंडिश और डी आइंस्टीन। बताइए, आइंस्टीन नहीं बल्कि इसमें लिखिएगा गैलीलियो, गैलीलियो। बताइए किसने इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की थी? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी वो किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन ने नहीं की थी। न्यूटन ने ये बोला था कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ जी, किसकी बात करें? वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, तो याद रखना, देखो वैल्यू ऑफ जी इज कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखेंगे? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेट कितना है? तो वो है आपके पास 6 इंटू 10⁻24 केजी। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो कितना है हमारे पास? 6400 किलोमीटर। ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए एक और चीज समझते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब देखिए, अगर हम ये बोलें तुमसे, देखो हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये तुम एक बात याद रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ is proposed by Newton, proposed by Newton। ये आप ध्यान रखेंगे कि किसने इस लॉ को प्रपोज किया था। अब एक और चीज समझते हैं। तो अगर हमारे पास ये f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि r जब जीरो को टेंड करेगा, यानी r की वैल्यू जब जीरो होने लगेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी तो क्या होने लगेगा? f टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और अगर इसकी वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर देंगे, बहुत दूर दूर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लगभग जीरो। यानी r की वैल्यू अगर टेंडिंग क्या करने लगे? इंफिनिटी, तो f क्या होने लगेगा? जीरो की तरफ। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होता है? तो इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट होता है तुम्हारा इस तरह से, f और ये क्या है हमारे पास? r। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा आप इसका याद रखेंगे वैल्यू। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसको। देखिए आइए, चलिए अब मैं तुम्हें बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो प्रॉपर्टीज
ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो पहला क्या याद रखना है? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहला क्या याद रखना है? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक, अट्रैक्ट होगा हमेशा। दूसरा, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट, इट इज वीकेस्ट फोर्स। इससे ज्यादा कमजोर फोर्स कोई नहीं होती। नेक्स्ट क्या है? इट इज independent to the intervening, या ऐसे लिखिएगा, it is independent to the medium between the masses, यानी मासेस के बीच में क्या मीडियम है, इसे उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या याद रखना है? इट इज सेंट्रलाइज्ड फोर्स। इट इज सेंट्रलाइज्ड फोर्स। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड फोर्स का क्या मतलब? देखिए, सेंट्रलाइज्ड फोर्स का मतलब ये होता है, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं तुम्हें, चलो यही बता देता हूं। सेंट्रलाइज्ड फोर्स का मतलब ये है कि अगर ये मास है हमारे पास, ये वाले मासेस हैं, तो अब इनके सेंटर से सेंटर अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो फोर्स इन पे लगेगी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग ही होगी, यानी इस तरह से लग रही होगी। कभी भी आप इस फोर्स को आप इस तरह से नहीं लगा सकते, ऐसा लगाया तो ये गलत है। तो इसीलिए ये सेंटर टू सेंटर ही लाइन ज्वाइन करता है, इसीलिए और इसी के अलोंग काम करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड फोर्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बात करें अब इसमें। देखिए 6 पॉइंट क्या है हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड फोर्स हो गई। और क्या है? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी हमें ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी फोर्सेस जिनके जरिए वर्क किया जाए तो वो सिर्फ अपनी पोजीशन पर ही डिपेंड करती हूँ, इस बात से डिपेंड ना करें कि वो कैसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वर्क डन बाय दीज फोर्सेज आर पाथ इंडिपेंडेंट। ये हम आपको वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखना है तुम्हें। देखो क्या याद रखना है? फोर्स बिटवीन टू masses cannot be alter or change by presence or absence of other masses। यानी जो बाकी के मासेस होते हैं उनके रहने से या उनके चले जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़े इसमें। तो ये थोड़ा सा तुम्हें अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मास है m1 और यहाँ पर मास है m2, तो अगर इनके बीच में मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पे भी कितना लग रहा होगा? 10। अब एक थर्ड मास आ गया मेरे पास यहाँ पर इस तरह से, तो याद रखना इसमें कोई अल्टर नहीं होगा। अगर ये थर्ड था और ये चला गया तब भी इसमें अल्टर नहीं होता, दे विल रिमेन सेम। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीडियम का मतलब ये है कि मासेस के बीच में आपका एयर है, वाटर है, ऑयल है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़े हम इसमें। चलिए आइए देखिए,
तो ये बात हमें समझ में आ गया। चलो देखो, देखिए नेक्स्ट, वैलिडेशन ऑफ, ये थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें ये याद रखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब काम करता है, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज क्या याद रखना है इसके लिए तुम्हें, पहली चीज तुम्हें याद रखनी है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट masses और किस पे काम करता है, पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज, इन पे ये काम करता है, वैलिड होता है इन पे, ठीक है। हर किसी बॉडी पे नहीं लगा सकते, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, या तो पॉइंट मास में कन्वर्ट करो या इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दिस लॉ is applicable only on separation is greater than 10 to the power minus 15 meter between two masses। मतलब क्या, अगर इससे कम हुआ तो आप न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो ये वाला फोर्स वैलिड नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग इसके लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े इसमें, आइए देखिए, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं, देखिए ये रब कर दे, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं। इसमें सवाल बहुत आसान आते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होगा इस पर कि आपसे ना हो, ठीक है। देखिए एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, एक ऐसे ले लेते हैं। देखिए एक सवाल है हमारे पास, टू स्फेयर्स of identical and made by same material, their radius is smaller and separation between them is 4r. The gravitational force between them is proportional to radius is, ए ऑप्शन है आपके पास 1/r², बी ऑप्शन है आपके पास r⁻⁻⁴, ठीक है, और सी ऑप्शन है आपके पास r⁻⁻3, और डी ऑप्शन है आपके पास 1/r या r⁻⁻1। चलिए इसको ऐसे काम करते हैं, ऐसे नहीं लेते ऑप्शन, ऐसे ले लेते हैं 1/r², 1/r⁴, r⁴, और यहाँ पे ले लेते हैं r⁻²। बताइए कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है ये, ट्राई करिए इसको।
चलो करें। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे पास, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं मेड बाय सेम मटेरियल, देयर रेडियस इज आर एंड स्फेरिकल। ठीक है, तो देखो अब दो स्फीयर है हमारे पास, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है m1 मास का और ये एक स्फीयर है हमारे पास m2 मास का। अब वो कह रहा है कि ये दोनों जो हैं कितना सेपरेशन पे रखे हुए हैं, 4r, यानी इनके बीच में 4r सेपरेशन, इनका अपना रेडियस खुद का कितना है r और इसका भी कितना है r। तो आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो r के किस प्रोपोर्शनेट में है। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 4r स्क्वायर लिख लेंगे और क्या, ठीक है, 4r स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखो, G m1 इंटू m2 बाई 16r स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर, तो ये है। तो आप ये टिक कर सकते हैं, बट इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपको मासेस नहीं बताए, तो मासेस का अब यूज करना पड़ेगा। तो मास कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो आपने डेंसिटी पढ़ा होगा, वरना इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 4π/3r³। तो बताओ मास कितना आ जाएगा, रो इंटू 4π/3r³ आ जाएगा कि नहीं। अब इस m1 और m2 तो बराबर ही है क्योंकि आइडेंटिकल और मटेरियल भी सेम है। तो क्या करेंगे हम बताओ, तो हम लोग लिखेंगे, तो देयरफॉर F इज इक्वल टू G 16r स्क्वायर इंटू, अब यहां देखो तो रो इंटू 4π/3r³ इंटू रो इंटू 4π/3r³। तो क्या होगा देखो, r की पावर 6 और ये कितना हो जाएगा, r की पावर 2, तो कितना बचेगा, r की पावर 4। यानी F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो स्क्वायर इंटू 16π स्क्वायर बाई 9 अपॉन 16 G इंटू r की पावर 4। तो ये चीज पूरी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो F किस पे डिपेंड कर गया, r की पावर 4। तो क्या आंसर हो गया, r की पावर 4। तो विच वन इज करेक्ट, C इज द राइट आंसर। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें देखिए, देखिए इसमें एक सवाल और कर लेते हैं। क्या है सवाल, देखिए सवाल इस तरह से है, टू मासेस 1 kg and 4 kg are placed 12 meter apart. Where is third mass is placed in between them such that force on the mass is 0 due to other two masses। ठीक, ए ऑप्शन है तुम्हारे पास 4 मीटर, बी ऑप्शन है 8 मीटर, सी ऑप्शन है 6 मीटर और डी ऑप्शन है आपके पास 10 मीटर। ठीक है, बनाओ इसको। हाँ भाई बताइए कैसे करेंगे। चलिए देखिए समझते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम इसको शॉर्टकट से करेंगे, फिर तो आप देखते हैं आंसर लगा देंगे। इसमें बहुत इजी सवाल बनते हैं इस पे। देखिए
आप ये बोलेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको, ये हमारे पास एक मास है मान लेते हैं 1 kg का, और एक ये दूसरा मास है हमारे पास, मान लेते हैं इसको 4 kg का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना है 12 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके बीच में हम कहां पर, बीच में तो नहीं कह रहा है, कह रहा है इन बिटवीन देम हम कहां पे एक मास रख दें कोई, जिसकी वजह से उस मास के ऊपर फोर्स क्या लगने लगे, 0 लगने लगे। तो देखिए अगर हम ये बोलते हैं ठीक है हमने उस मास को यहां पर प्लेस कर दिया, तो अब ये बताओ ये वाला, अच्छा यहां से हमने उसको कितना प्लेस किया x, तो बताओ यहां से कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12 माइनस x होगा। अब देखिए ये वाला मास इसको क्या करेगा, यानी ये वाले इस वाले मास को ही क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा मान लीजिए F1 से, और 4 kg वाला क्या करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, कितना तेज, F2 से। तो ये बताओ इसमें नेट फोर्स कब 0 मिलेगा हमें, ये 12 मीटर है, मैं इसको यहां कहीं लिख दे रहा हूं, दिस इज 12 मीटर सेपरेशन। तो ये बताओ अगर F1 और F2 आपस में बराबर हो जाए तो इसमें नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो चलिए अब F1 F2 निकाल के इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें इन दोनों में F1 जो है वो इन दोनों के बीच में लग रही है, तो कितना है देखो, तो आप लिखेंगे G 1 kg इंटू M अपॉन एक्स स्क्वायर, करोगे कि नहीं, बिल्कुल, इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, G इंटू M इंटू 4 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो GM कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें गलती मत करना, ठीक है, पहले इसको ऐसे लिख लिया करना, 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो अब अगर हम इसमें निकालें तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसमें देखो, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, अगर आप प्लस माइनस 2 भी ले लेते हैं तो लो मैं तुम्हें पूरा क्लियर कर देता हूं इसमें। अगर आपने ये लिखा कि 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या लिखोगे, 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, यही दो बातें डिस्कस करोगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम डिस्कस करें इसको तो कितना आ रहा है, ये देखो इधर ये चला जाएगा, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है। अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 12 माइनस एक्स माइनस 2x, यानी 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल टू -12। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि हमने जो x मेजर्ड किया वो यहां से किया, दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज x इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि इधर से इधर इसे 4 मीटर रखिए, ओके। ये कह रहा है -12 मीटर, माइनस का मतलब है कि इसको यहां पे रखना पड़ेगा m को, दिस इज योर -12। तो जरा सोचकर बताओ, इसको यहां पे रख दिया जाए अगर, तो ये मास क्या करेगा, खींचेगा, ये भी क्या करेगा, खींचेगा, तो चलने लगेगा ना, तो ये तो पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी इनके बीच में ही कहीं पे ऐसा होगा, तो ये वाली कहानी गलत होगी। तो विच वन इज राइट आंसर, 4 मीटर। कितना आंसर सही हो गया, 4 मीटर। अब देखो इसमें, अच्छा 4 मीटर हो गया, इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये कितना रख दीजिए, इसको 9 लिख लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप 4 घटा देंगे तो यहां से 8 आ जाएगा, तो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन देगा तुम्हें, ये बात समझ में आया। तो दिस इज योर फॉर्मल बिहेवियर, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मल तरीका है। अगर ये फॉर्मल तरीका है तो अब शॉर्टकट क्या होता है, तो अब यहां पे ट्रिक समझते हैं हम लोग क्या होती है, ठीक है। पहले इसको बना लीजिए आप लोग, डन। चलिए अब तुम्हें मैं थोड़ा सा ट्रिक समझाता हूं इसमें, देखिए कैसे ट्रिक पे काम करें, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक को लगाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या, अब हम ये बोले कि x हमें निकालना है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास ये है इस तरह से, ये एक m1 मास है और ये मेरे पास m2 मास है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, और यहाँ पे मैंने एक कोई मास m लिख लिया है और ये x है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि m2 जो है वो m1 से क्या है, बोलो, बड़ा है, सही, ठीक है। चलो तो अगर मुझे x निकालना है तो देखिए ये जो x है वो किधर है, इट इज, ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, मेजर्ड फ्रॉम, इट इज मेजर्ड फ्रॉम स्मॉल मास। किधर से मेजर्ड होगा ये, स्मॉल मास। बस एक बार अगर स्मॉल मास का निकल आएगा तो बड़ा वाला मास अपने आप ही निकल जाएंगे, टोटल आर में से उसको घटा दिया जाएगा। तो अब अगर ये है हमारे पास, तो अब बताओ कैसे करेंगे इसको। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर हमें x निकालना है तो x सिंपली इतना होता है r अपॉन
1 प्लस अंडर रूट बड़ा वाला मास डिवाइडेड बाय छोटा वाला मास। बस खत्म, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ट्रिक हो गया। दिस इज ट्रिक, इस तरह क्वेश्चन को करने की ये ट्रिक हो गई। अब चलो अप्लाई करके देखते हैं इसको। देखिए x हमें छोटे वाले मास से ही पता करना है, तो देखो क्या करेंगे। तो x इज इक्वल टू 12/1 प्लस अंडर रूट 4/1। तो 4/1 रूट कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बताओ 12/3 यानी 4 मीटर। तो वही हमारे पास आंसर था, खत्म। सही है। चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे, आइए। हो गया। चलिए करें, आइए देखिए क्या है। 2 मासेस ऑफ 1 kg एंड अब यहां पे दे रहा है 3 kg। कितना है 3 kg। चलिए ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर अपार्ट है। तो फिर वही क्वेश्चन है वेयर इज 0। तो ए ऑप्शन है तुम्हारे पास 10/√3 - 1 मीटर। बी है आपके पास 5√3 - 1 मीटर। सी है आपके पास 10 मीटर बाई 8/3 मीटर। और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। ये हमें करना है। चलिए आइए देखते हैं। ये रब कर लें, चलिए इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से करना, क्योंकि इसमें तुम्हें मैथमेटिक्स में फंसा सकता है वो, ठीक है। देखिए ट्रैपिंग कर रहा है वो तुम्हारे मैथमेटिक्स के साथ। देखो तुम्हें क्या कहा गया, तुम्हें ये कहा जा रहा है कि ये 1 kg है, ओके, दिस इज 1 kg एंड दिस इज 3 kg। यही दिया है हमें 1 kg और 3 kg। अगर ये है हमारे पास, तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। तो हमें चाहिए x, तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखो अगर हमें x चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, r कितना है हमारे पास बताओ 10। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 10/1 प्लस रूट m2 की वैल्यू कितनी है। तो m2 क्या होता है बड़ा वाला मास, तो क्या लिख देंगे 3/1। सही। तो देखो कितना आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 10/√3 + 1। तो देखो ऐसा तो कुछ है नहीं आ रहा है ना, तो आंसर आप क्या कर सकते हैं नन ऑफ दीज। लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको चेक करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं, क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अगर मैं इसको कॉन्जुगेट कर दूं 10/√3 + 1, तो आप इंटू 10 दिस ये कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल। अब कितना आ जाएगा देखो, तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू √3 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा √3 3 हो गया और -1 यानी 2, तो ये कट गया 5 यानी 5√3 - 1। तो कितना आ जाएगा 5√3 - 1। तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा इसमें ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि ये ट्रैपिंग होती है आपके मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो आई होप इस तरह के सवाल आप लोग टैकल कर सकते हैं। अब आगे चले, बना लीजिए इसको। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। चलिए रब कर लें, ठीक। देखिए एक और इसमें बहुत ही फर्जी सवाल पूछता है आपसे, वो और देख लेते हैं। देखिए क्या पूछेगा,
चलिए, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो हम समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसको तुम जानते ही हो, स्मॉल जी। ये हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ, और यहां पे हमारा कोई मास है m, ठीक। और मास ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास, दिस। अब ध्यान से सुनना, तो अगर ये हमारा सेंटर है तो ये क्या होगा, तो ये होगा हमारा r, यानी अगर हम ये वाला हाइट कुछ मान लें h, तो अगर हम, और ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो r है हमारा वो क्या होगा, पहले समझ लेते हैं, h प्लस r। लेकिन अगर h बहुत ही छोटा हो जाए r से, क्योंकि हम ज़्यादा ऊपर तो जाते नहीं हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊपर है या 10 किलोमीटर भी ऊपर है, तो 10 किलोमीटर जो है वो 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि r जो एक्चुअली जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, r के। पहले तो ये हम अप्रॉक्सीमेशन मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बताओ, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये। तो देखो, अगर ये F लगा रहा है तो ये भी कितना लगा रहा है, F। तो इन दोनों के बीच में F कितना है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू हमारा कितना है, Gm इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो उसको हमने R मान लिया। चलिए, सब ठीक है। अब ये बताओ, अब हमने ये भी ऑब्जर्व कर रखा है कि अगर हमारा ये मास m है, ये वाला मास m है, तो ये नीचे की तरफ जाता है कि नहीं, बिल्कुल जाता है, जाता है नहीं, नीचे की तरफ बिल्कुल जाएगा। कुछ एक्सेलरेशन भी लेता है, हाँ ये बात भी सही है, कुछ एक्सेलरेशन भी लेता है। तो अगर उस एक्सेलरेशन को हम a मान लें, क्या मान लें इस एक्सेलरेशन को, a, तो ये बताओ मुझे, तो ये कितना थे, यानी इसको फिर कोई इधर की तरफ एक फोर्स लगा के खींच रहा है अपनी तरफ, बिल्कुल खींच रहा है। तो जरा लगाना न्यूटन का लॉ। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, इस फोर्स को कैसे निकाल सकता है, F इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। अब ये वाली जो फोर्स है वो ओनली ड्यू टू द अर्थ है, और अर्थ को ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स बराबर ही तो हैं, क्योंकि ये वाली फोर्स भी इतनी है और ये वाली फोर्स भी इतनी है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू जी एम इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो कट जाएगा कि नहीं, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। तो ये जो a है इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, g। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी जमीन के पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसके बराबर होती है, Gm बाई आर स्क्वायर। यानी ये किस पे इंडिपेंडेंट होती है, मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को अर्थ कितनी तेज खींचेगी, G से खींचेगी। तो ये किस पे इंडिपेंडेंट है, तो यहां पे लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट टू दी mass of body but depend on the mass and radius of the planet। मास और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से, ये इस बात पे डिपेंडेंसी शो करता है। चलिए, तो ग्रेविटी समझ में आ गया। तो किस पे इंडिपेंडेंट होता है ये, मास ऑफ द बॉडी। और यहां पे क्या है, बट डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, यानी जिस प्लैनेट पे है उससे डिपेंडेंसी शो करता है, मास और रेडियस, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है, तो
तो अगर ये इस चीज पे डिपेंडेंसी शो कर रही है तो ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि जी होता कितना है, कितना निकालना है, तो ठीक है, तो निकालना प्रूफ तो नहीं आएगा, बस इसका डेटा आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना रहता है। ठीक है, तो डेटा हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं डेटा को याद, आप लोगों को याद भी होगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस कितना कैलकुलेट किया गया है, तो देखो जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो कितना कैलकुलेट किया गया, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कभी कभी हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? अच्छा, अब देखो इसमें और क्या कहानी इस तरह से बोलेगा। देखिए अब तुमसे कुछ बातें करेगा, देखो किस तरह से पूछेगा। तो चलो एक सवाल करते हैं। देखो देखिए, द मास ऑफ ए planet is, the mass of a planet is 1/3 of the earth mass and 1/3 of the earth mass and radius of the planet is 2/3 of earth, 2/3 of earth. Find the value of gravity on this planet is A 2/9 of G, B 2/27 of G, C 3/8 of G, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको कभी कभी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं इसको। देखो ठीक है, तो ये मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/3 ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2/3 ऑफ अर्थ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट इज। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये वाला अगर किस तरह से हमें करना है, ठीक है, तो देखिए, तो आपसे ये कह रहा है कि जो प्लैनेट है हमारे पास, तो मास ऑफ प्लैनेट के लिए क्या बोला है उसने, तो मास ऑफ प्लैनेट बोल रहा है 1/3 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब जी ऑफ प्लैनेट तुमसे पूछ रहा है, तो देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी प्लैनेट के लिए अगर तुम्हें निकालना है जी एट एनी प्लैनेट इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जी इंटू मास बताइए कितना है, तो 1/3 ऑफ एम। रेडियस बोलो कितना है, तो रेडियस है हमारे पास 2/3 आर का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है, तो जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ये तो आ गया, इंटू ये क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया, तो 3 3 9, तो कितना आ रहा है हमारे पास 3/4 जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये तो अर्थ पे हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 3/4 जी। तो है कोई, ओके 3/4 जी नहीं है, तो विच वन इज राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरह का सवाल। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को दिया जा सकता है कि हाउ यू कैन इंटरप्रेट दिस टाइप। ठीक है, अच्छा देखो इसमें एक और चीज तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखो जरा कैसे हम उसको निकालते हैं।
चलिए चलें आगे। ठीक, देखो एक सवाल और पूछ सकता है तुमसे, देखिए क्या पूछेगा। Find the average density of the earth whose mass is m, radius is r, ठीक, and spherical shape ओके। तो ये है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन आपको है, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो थ्री जी आर अपॉन 4 पाई एम, बी ऑप्शन है आपके पास 3g अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एम, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपके पास 4g 5g अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एम, और डी ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो ये एमयू ने सवाल पूछा था, बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलिब्रेट मतलब मैनिपुलेट करना था, समझना जरा। देखो किसी भी चीज की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप केमिस्ट्री वगैरह में स्टडी करते हैं, यहां भी पढ़ेंगे आप थोड़ा सा। तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए वो है स्फीयर, तो वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं, कितना होगा बताओ, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। ठीक, मास, अब देखो मास का थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, अब मास तो हमें नहीं पता। अब देखो यहां पे जी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर जगह पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल। तो जी इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, तो जी इज इक्वल टू होता है जी एम बाई आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, तो अगर हम एम की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, जी इंटू आर अपॉन कैपिटल जी। सही है, अब बस वहां पे अप्लाई कर दो और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो अगर हम यहां पे अप्लाई कर दें रो निकालने के लिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, जी आर अपॉन जी इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। ठीक है, तो देखो इससे एक पावर कम कर दो, 2 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 3g अपॉन 4 पाई जी आर स्क्वायर। है कोई इस तरह का ऑप्शन, 3 4 पाई जी, ओके, यहां पे जी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, 3g, अच्छा ये m भी नहीं आएगा, थोड़ा सा m भी हटा लेते हैं। ठीक, अब सही है, अब ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, क्यों भाई, कौन सा सही होगा ऑप्शन बताओ। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3g अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया, बनाइए इसको। हो गया, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो हम लोग को स्टडी करना है वेरिएशन इन जी, यानी जी के अंदर चेंजेस कैसे आएंगे। ठीक है, वेरिएशन इन जी, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मिटा दें इसको, ठीक। चलिए देखिए, देखो तो नेक्स्ट जो हम लोग को स्टडी करना है वो है वेरिएशन इन जी। तो देखिए वेरिएशन इन, पहले जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी रोक लेते हैं। देखो जी के बारे में कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल जी, पहली चीज हमें याद रखनी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज, इट्स वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक, नेक्स्ट, इट्स वैल्यू will become 0 at the center of अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, इट्स वैल्यू is maximum at the surface of earth, यानी जो हमारा अर्थ है उसके सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं इसका वेरिएशन। बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिया। हो गया, चलिए देखिए। चलो देखो, तो क्या करना है हमें, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसके अंदर क्या क्या वेरिएशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन कई तरह से होते हैं। तो पहला हम देखना चाहेंगे शेप ऑफ अर्थ। पहला किसके बिना पर हम एक्सप्लेन करेंगे, शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, तो अगर हम शेप ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शेप ऑफ अर्थ। तो अगर हम शेप ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करें तो पहली चीज तो याद रखिएगा, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। पहली चीज, यानी ये क्या नहीं होता, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो क्या होगा, देखो अगर स्फीयर होता तो क्या हो जाता। ठीक है, अगर स्फीयर होता तो ये होता कि कहीं पर भी आप चले जाइए, आर हर जगह पे क्या वैल्यू मिलती तुम्हें, आर हर जगह पे क्या मिलती, आर। तो अर्थ का मास तो बदलता नहीं है, तो आप यहां पे खड़े रहते, या आप यहां पे खड़े रहें, या आप यहां पे खड़े रहें, ठीक है ना,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा जी की वैल्यू क्या रहती, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये प्रूफ करता है कि वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वरना हर जगह पे क्या रहता, सेम वैल्यू रहती। तो क्या है, अगर ऐसा होता तो जी नॉट वेरी, ठीक है, वेरी नहीं करता। तो इसका मतलब अगर वेरी कर रहा है तो नॉट परफेक्ट स्फीयर। तो क्या है, तो अर्थ शेप इज एन इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइडल यानी लगभग कुछ इस इलिप्स की तरह होता है, पूरी तरह इलिप्स भी नहीं है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में उसको लगभग इलिप्स ही मानकर करते हैं, ठीक है। तो कैसा है वो, इलिप्सॉइडल। तो अब देखते हैं वो इलिप्सॉइडल कैसे होता है। तो देखिए, आपका शेप ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इलिप्स हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक इलिप्स हो गया, इस तरह से, लगभग कुछ इस तरह से इलिप्स होती है। अगर ये इलिप्स है हमारी, तो देखो अगर हम इस इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि ये हमारा हो गया और एक ये हो गया, तो ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको सेंटर बोलते हैं। एक ऐसा प्लेन जो आपके सेंटर को हॉरिजॉन्टली काटता हो अर्थ को, तो उसको क्या बोलते हैं, और सेंटर से पास करता है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो ये क्या है हमारा, इक्वेटर। तो अच्छा चलो ठीक है, ये इक्वेटर है। ये क्या कहलाता है हमारा, पोल। ये क्या कहलाता है, पोल। और ये क्या है हमारा, सेंटर, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, ये हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर ई, यानी रेडियस ऑफ इक्वेटर, यानी ये इक्वेटर का सेपरेशन कहलाएगा। और ये कहलाता है तुम्हारा सेपरेशन ऑफ पोल, आरपी, ठीक है। अब देखो, अगर ये चीज है हमारे पास, ये अगर है हमारे पास, तो आरपी और आर ई में बताओ सबसे बड़ा कौन है। तो आप बोलेंगे आरपी और आर ई में जो है हमारे पास, वो है आपका आर ई। देखने से लग रहा है आर ई जो है वो आरपी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, सही है। अच्छा अब ये बताओ, आर ई का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और आर पी का भी स्क्वायर कर दूं अब, तो अब भी यही बड़ा होगा। चलो ये बात भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है हमारी, वो 1/RE स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 1/RP स्क्वायर कर दें, तो विच वन इज लार्जर, अब ये बड़ा हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो देखो कैसे पता चलता है, समझना। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 100 जो है वो 10 से बड़ा है, ठीक, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10 के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो 1/100 का स्क्वायर क्या होगा, 1/10 के स्क्वायर से बड़ा हो या छोटा, तो जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा। समझ गए इस बात को, तो वो हो गया हमारे पास। अभी बताओ, अगर मैं दोनों तरफ GM से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, दोनों तरफ, तो क्या करें, अगर हम GM/RE का स्क्वायर इज लेस देन GM/RP का स्क्वायर। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर, हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर छोटी होती है क्या, वैल्यू ऑफ G एट पोल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, तो G की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजेस, और जब इधर से इधर आते हैं तो G की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजेस। ठीक, बनाओ इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा टाइप क्या याद रखना है इसका। तो पहला समझ में आ गया, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ G छोटी होती है और पोल पे वैल्यू ऑफ G बड़ी होती है। अब देखिए दूसरा जो है हमारा, वो है जो सेकंड है, वो क्या है, देखिए सेकंड वाला जो है वो है हमारे पास बी पार्ट की। अगर हम बात करें तो बी पार्ट जो है वो है हमारे पास एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, आप अब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, वी आर मूविंग अबव द अर्थ सरफेस। तो देखिए अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास ये है हमारे पास अगर, और हमारी बॉडी कोई यहां पर है मान लीजिए, और इसकी हाइट जमीन से h है, कितनी है, h,
और ये m मास का है। अच्छा, ये हमारा सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए ठीक, और ये मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई पूरी, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, r। ठीक है, चलिए अब इस पे काम करें। तो देखिए जरा, तो अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि g एट दी सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, तो g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर हम ये बोलें कि एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बताओ, तो हम लोग ये बोलेंगे कि r जो है वो क्या है हमारे पास, तो वो r है हमारे पास r प्लस h, है या नहीं, ठीक है, r प्लस h है। तो अब g एट एनी हाइट h अबव द अर्थ सरफेस क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, तो हम बोलेंगे gm बाई r यानी स्मॉल r का स्क्वायर, बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं g एट एनी हाइट h डिवाइडेड बाई g एट सरफेस। तो क्या है, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा तो gm बाई r स्क्वायर अपॉन gm बाई r स्क्वायर, तो ये कट गया इससे, नहीं, ठीक है। तो अब क्या मिल जाएगा हमें, देखो, तो हम लिख सकते हैं कि g एट एनी हाइट h अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि इस r की जगह पे हम ये लगा देंगे। अब देखो और क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब तो ये हम लिख सकते हैं g एट एनी हाइट h इज इक्वल टू r स्क्वायर, यहां से चाहो तो r स्क्वायर कॉमन ले लो वरना उतना ही रहने दो, h बाई r और इसका पावर 2, तो ये कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, g एट एनी हाइट h अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस r बाई h का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया, सॉरी क्या आ जाएगा, h बाई r। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस लगेंगी, ठीक है, अब देखते हैं कंडीशंस क्या लगेंगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, जी एच अपॉन एच, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन रहती है, वो कंडीशन में तुम्हें जनरलाइज तो आप यही लगाएंगे। अगर एक कंडीशन आपको होती है, देखिए वो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, कंडीशन क्या होती है तुम्हारे पास, कंडीशन ये होती है कि अगर कभी तुमसे ये कह दिया जाए कि h एज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, अगर h जो है वो r से काफी छोटा रहेगा तब, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो हम लिख सकते हैं जी एच इज अपॉन जी इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूं तो लिख सकता हूं 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो इसमें एक मैथमेटिकल टूल होता है, ठीक है, वो अभी आप लोगों के लिए 11th में पढ़ाया जाता है। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर प्लस माइनस एन, यानी प्लस हो या माइनस में हो, तो और यहां पे क्या लिखा हो, लेकिन एक कंडीशन होती है कि x जो है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एन एक्स। इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, अगर आप कभी देखना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, समझ गए क्या कहते हैं इसको हम लोग, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब इसको अगर हम यहां पे अप्लाई करें तो देखो क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको अगर यहां पे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ये कब लगेगा, जब ये चीज आपको दी जाएगी, यानी h जब बहुत छोटा होता है, यानी अबाउट हम लोग 500 किलोमीटर तक जो है इस चीज को अप्लाई करते हैं, 500 किलोमीटर के बाद हम इसको
अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर तक जी की वैल्यू ज़्यादा वेरी नहीं होती है, उसके बाद ही हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं तुम्हें इस पर एक न्यूमेरिकल कराता हूं, देखिए कैसे पूछेगा तुमसे न्यूमेरिकल। देखिए देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। देखिए क्या पूछ रहा है तुमसे, एट व्हाट हाइट above the earth surface the value of gravity reduced to 64 या reduced to 25%। ठीक, ये हमें निकालना है। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी रिड्यूस टू 25%। ठीक है, 25% रिड्यूस्ड हो जानी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, समझते हैं। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि 25% तक रिड्यूस हो जाना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देखो, रिड्यूस्ड बाई का मतलब है इतना कम हो जाए, रिड्यूस टू का मतलब है इतना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए अगर रिड्यूस टू लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इतना हो जाना चाहिए, यानी g एट एनी हाइट h इज इक्वल टू क्या रह जाए, 25% ऑफ g रह जाए, ये हमें बताना है। सही, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो g एट एनी हाइट h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू जी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, तो इसकी तो हमने की है ये भी g। ठीक है, यही तो लिखा था हमने, देखो g एट एनी हाइट h अपॉन g इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1 प्लस या r स्क्वायर, जो भी आप लिख लें, ये लिखा था आपने 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, यहाँ 1 था, लिखा था कि नहीं। चलिए अप्लाई करते हैं इस पे, तो हम क्या लिखेंगे, देखो g एट एनी हाइट h, g एट एनी हाइट h अपॉन g इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/4, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी किसके, 1/1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इसको, रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी 1 प्लस h बाई आर इज इक्वल टू 2। सही, तो यानी h बाई आर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी h इज इक्वल टू आर क्या हो जाना चाहिए, h इज इक्वल टू आर हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है अब बात। अब देखिए बना लो पहले इसको, फिर इसी को अलग ढंग से पूछेगा तुमसे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यही सवाल तुमसे 2 ना करके अब बोलेगा बाई, क्या बोलेगा, बाई 25%। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज वो चेंज कर रहा है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी रिड्यूस्ड बाई 25%, यानी कितना कम हो जाना चाहिए, 25%। तो बताओ रिमेनिंग कितना रह जाएगा, तो अब आप बोलोगे कि अब जो रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा 75%, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है वो आपको पता ही होगा, यहां बता दे रहा हूं। तो क्या लिखते हैं, 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 75/100 यानी 3/4 होती है। कितनी होती है, 3/4। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो अब समझना। तो हमसे फिर पूछ रहा है वो इसी चीज को, तो देखिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो g एट एनी हाइट h, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू जी, और ये क्या आ रहा है, एट एनी हाइट h, तो g एट एनी हाइट h बाई जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू 1/1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। तो कितना मिलेगा बताओ, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, यानी 1 प्लस h बाई आर इज इक्वल टू √3/2। सही,
तो कितना आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू √3/2 - 1 इंटू आर, ये मिल जाएगा कि नहीं, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सही है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब इस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें और हमें क्या करना है। तो हमने दो वेरिएशन पढ़ लिए, किसकी वजह से पढ़ लिया, हाइट की वजह से पढ़ लिया, और हमने किसकी वजह से पढ़ लिया, ठीक है, हाइट हो गई और हमारी क्या हो गई, शेप हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो स्टार्ट करना है, इसके दो वेरिएशन बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक वेरिएशन हमें पढ़ना है इसका, ड्यू टू डेप्थ ऑफ द अर्थ, डेप्थ ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर अगर हम ड्रिल करके अंदर जा रहे हैं तब क्या होगा। दूसरा हमें करना है रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब है आपका लैटिट्यूड, ये हम वहां पे समझेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड। ठीक है, ये पढ़ना है हमें, और फिर हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे इसमें तुम्हारा क्या, दैट इज योर, एक तो ये हो गया, और क्या पढ़ना है हम लोगों को, नेक्स्ट हम लोगों को इसमें पढ़ना है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, और उसके बाद आपका फ्लोटेशन। तो आपके दो पार्ट इसमें बचे हुए हैं अभी, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और फ्लोटेशन। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस पे न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, जितना भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इसको ओवर करते हैं लेक्चर 1 को। तो नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम लोग आपका कैप्लर्स लॉ और ये दो पार्ट आपके कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।